नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सनोडिया और हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी जो यूनिट 6 है इकोनॉमिक्स, जो एमपी इकोनॉमिक्स है उसके एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। और उसका ये तीसरा पार्ट है, मतलब हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने अधोसंरचना विकास के बारे में जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर हम लोगों ने लेके आए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क रिजल्ट 2022 के अनुसार कैटेगरी ए में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क रिजल्ट 2022, विच पोजीशन हैज मध्य प्रदेश गॉट इन कैटेगरी ए। ठीक है ना। तो ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और चतुर्थ स्थान। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने जो है यहाँ पर थर्ड या तीसरा स्थान अर्जित किया है। किसमें? स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क रिजल्ट 2022 में। किसमें? स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क रिजल्ट 2022 में। किसमें? कैटेगरी ए में। यहां पे भी याद रखिएगा, कैटेगरी ए। कैटेगरी ए मतलब ऐसे राज्य जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से अधिक थी। किससे अधिक थी? 1 करोड़ से अधिक थी, उन्हें कैटेगरी ए में रखा गया था। और ऐसे राज्य जिनकी पॉपुलेशन जो है या जनसंख्या जो है 1 करोड़ से कम थी, उन्हें कैटेगरी बी में यहां पर रखा गया था। इस आधार पर हम लोग देखें कि मध्य प्रदेश को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह थर्ड स्थान प्राप्त हुआ है, थर्ड रैंक यहां पर प्राप्त हुआ है। यदि पहले स्थान पर कैटेगरी ए की बात की जाए कि पहले स्थान पर कैटेगरी ए में कौन रहा, तो पहले स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश। कौन रहा? आंध्र प्रदेश जो है कैटेगरी ए में प्रथम स्थान पर रहा। जो मध्य प्रदेश की रैंकिंग है, यहां पर मध्य प्रदेश को जो है वह लीडर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। कौन से स्टेट का? तो लीडर स्टेट का दर्जा यहां पर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। यदि कैटेगरी बी की बात करें या ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है, ऐसे राज्यों की यदि चर्चा की जाए तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि गोवा को, किसको? गोवा को यहां पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क रिजल्ट 2022 के अनुसार कैटेगरी ए में मध्य प्रदेश जो है वह थर्ड रैंक में है। और यहां पर मध्य प्रदेश को जो वो लीडर स्टेट का दर्जा यहां पर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में होगी? ठीक है ना। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क विल एस्टैब्लिश्ड? तो पहला ऑप्शन है आपके लिए धार, दूसरा इंदौर, तीसरा भोपाल और चौथा हो जाएगा कौन सा? ग्वालियर। ठीक है ना। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर दें। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में होगी? ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धार। कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो धार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? धार जिले में की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे जो वस्त्र उद्योग है, कौन सा उद्योग? मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग, उसको क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। और इस पार्क को जो है वो 2027-28 तक, कब तक? 27-28 तक इसको बनाया जा चुका होगा या पूर्ण कर लिया जाएगा, इसका निर्माण कर लिया जाएगा। अब पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत भारत भर में 7 टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण किया जाएगा। कितने टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण किया जाएगा? 7 टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण किया जाएगा। उसमें से एक टेक्सटाइल पार्क है, उसमें से एक टेक्सटाइल पार्क जो है वह मध्य प्रदेश में स्थापना उसकी की जाएगी। आपको याद में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम कि वर्ष
2023-24 के अनुसार के लिए मध्य प्रदेश में अधोसंरचना बजट कितना आवंटित किया गया है? ठीक है ना। वर्ष 2022-23-24 के लिए मध्य प्रदेश में जो अधोसंरचना बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट, वह कितना आवंटित किया गया है? पहला ऑप्शन है 55,256 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 54,256 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 41,255 करोड़ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा इसका। वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश में अधोसंरचना बजट कितना आवंटित किया गया है? तो 55,256 करोड़ रुपए क्या किया गया है? आवंटित किया गया है। कितना आवंटित किया गया है? तो 55,256 करोड़ रुपए अधोसंरचना बजट आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम कि वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, याद रखिएगा कब पूछ रहा है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में जो नेशनल हाईवे हैं उनकी लंबाई कितनी है? ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है यहां पर 8,858, दूसरा है 11,389, तीसरा ऑप्शन है 23,401 और चौथा ऑप्शन है 29,313 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर दें आप लोग, सभी लोग। कि सही उत्तर कौन सा आएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की यदि लंबाई बात करें, ठीक है ना, तो प्रदेश से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो प्रदेश से 44 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कितने? 44 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कितने राजमार्ग गुजरते हैं? तो 44 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ठीक है ना। यदि लंबाई की बात करें प्रदेश में, तो प्रदेश में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई या नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वह है 8,858 किलोमीटर। किसकी लंबाई? नेशनल हाईवे की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। वहीं पर स्टेट हाईवे की यदि लंबाई की बात करें प्रदेश में, इसकी बात करें स्टेट हाईवे की यदि कुल लंबाई की बात करें तो वह है 11,389 किलोमीटर। कितनी है? 11,389 किलोमीटर स्टेट हाईवे की लंबाई हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट रोड है या जिला मार्गों की लंबाई की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? जिला सड़कों की कुल लंबाई की यदि हम बात करें तो वह हो जाता है हमारा 23,401 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 23,401 किलोमीटर किसकी लंबाई हो जाती है? जिला मार्गों की हमारी लंबाई हो जाती है। और जब हम देखते हैं कि 29,313 किलोमीटर जो है वह किसकी लंबाई हो जाती है? वह ग्रामीण सड़कों की लंबाई हो जाती है। किसकी लंबाई हो जाती है? तो ग्रामीण सड़कों की लंबाई हो जाती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। मध्य प्रदेश में जो स्टेट हाईवे की लंबाई है वह कितनी है? 8,858 किलोमीटर स्टेट हाईवे की लंबाई यहां पर हो जाती है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। विच द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ द स्टेट? NH46, NH135BB, NH44 और NH27। ठीक है ना। कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह छोटा है मध्य प्रदेश में? ठीक है, तो यहां पर सबसे जो छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है प्रदेश का वह कौन सा है? NH135BB जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी जो कुल लंबाई है प्रदेश वह कितनी है?
7.5 किलोमीटर है। कितनी है? 7.5 किलोमीटर है। और यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश के जो है वह किससे गुजरता है? रीवा जिले से। रीवा जिले में है ये। कहां पर है? रीवा जिले में है। याद रखिएगा कहां पर है? रीवा जिले में है। वहीं पर यदि नेशनल हाईवे 46 की बात करें तो यह जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर कहां तक? बैतूल तक। कहां तक? बैतूल तक जाता है। कहां तक? तो बैतूल तक यह जाता है। और यह प्रदेश का जो है NH46 की यदि बात करें तो प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है या राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखना है। NH46 क्या है? प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहां से? ग्वालियर से। फिर कहां जाता है? ग्वालियर से फिर शिवपुरी, शिवपुरी से गुना, गुना से राजगढ़, राजगढ़ से होते भोपाल में प्रवेश करता है, और भोपाल से फिर अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है ना? कहां? अब्दुल्लागंज रायसेन में। फिर हम देखते हैं कि होशंगाबाद से होते हुए बैतूल। ठीक है ना? और फिर महाराष्ट्र में जाके NH44 में मिल जाता है। किसे मिल जाता है? NH44 में। कहां मिल जाता है? नेशनल हाईवे 44 में यह मिल जाता है। यह आपको याद में रखना है। तो कहां से प्रारंभ होता है? NH46 ग्वालियर से कहां तक? पांडुरना तक। ठीक है ना? यहां तक यह जाता है। यह आपको याद में रखना है। वहां पे जाके फिर महाराष्ट्र प्रवेश करता है और वहां पे जाके फिर NH44 में यह मिल जाता है। यह आपको याद में रखना है। और यह NH46 जो नेशनल हाईवे है वह प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वहीं पर हम बात करें NH44 की, किसकी बात करें? NH44 की, तो यह भी मध्य प्रदेश में जो है वह ग्वालियर से प्रवेश करता है, मुरैना होते हुए ग्वालियर में प्रवेश करता है। और फिर यहां पर हम देखते हैं कि सागर, नरसिंहपुर, लखनादौन, सिवनी होते हुए, ठीक है ना, महाराष्ट्र प्रवेश करता है और NH40 जो है 6 में यहां पर मिल जाता है। यह कश्मीर से लेकर कहां तक? सॉरी, श्रीनगर से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक। कहां से कहां तक? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। मतलब की यदि बात करेंगे, यह जो है भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का कार्य करता है। आपको याद में रखना है। वहीं पर NH27 की यदि बात करें तो यह प्रदेश के एकमात्र जिले शिवपुरी से होकर गुजरता है। ठीक है ना? कहां से? शिवपुरी से। NH27 जो है वह प्रदेश के एकमात्र जो जिला है शिवपुरी से होकर यह गुजरता है। तो प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाता है? तो नेशनल हाईवे 135B भी सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यहां पर हो जाता है। ठीक है ना? अब यहां पर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन शहरों में मेट्रो रेल विकास परियोजना संचालित है? ठीक है ना? पहला ऑप्शन आपके लिए इंदौर जबलपुर, दूसरा है भोपाल सतना, तीसरा है भोपाल इंदौर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मेट्रो रेल विकास परियोजना संचालित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। कौन सा उत्तर हो जाएगा? सी। भोपाल और इंदौर में कौन सी रेल परियोजना? मेट्रो रेल परियोजना यहां पर संचालित है। कहां पर संचालित है? भोपाल और इंदौर में। यहां पर यदि मेट्रो रेल की बात करें
तो इसका प्रारंभ या फिर हम कहें कि इसको स्वीकृति जो है वह 2019 में प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? 2019 में यह प्राप्त हुई थी। और इसके तहत हम लोग देखते हैं कि 62.4 किलोमीटर लगभग मेट्रो रेल लाइन का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। कितना? 62.4 किलोमीटर के लगभग मेट्रो रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से हम लोग देखते हैं कि जो इंदौर है, ठीक है ना, वहां पर लगभग 31 किलोमीटर की रेलवे मेट्रो रेल की लंबाई, और जो भोपाल है पॉइंट है समथिंग समथिंग, ठीक है, और भोपाल में हम लोग देखते हैं कि 30.95, और इंदौर में है 30.5 के आसपास है। ठीक है ना, इतनी लंबाई के जो मेट्रो रेल नेटवर्क है उसका क्या किया जाएगा? निर्माण इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो जो 7वां प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल और इंदौर। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में किसका निर्माण किया जाएगा? तो मेट्रो रेल नेटवर्क का निर्माण यहां पर किया जाएगा। ठीक है, अगला आप लोग प्रश्न देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? ठीक है ना, सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला ऑप्शन है सेकंड, फोर्थ, एट्थ, और इनमें से कोई नहीं। विच द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश को यहां पर चौथा स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान प्राप्त है? तो चौथा स्थान प्राप्त है। ठीक है ना, अब यहां पर मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की कुल क्षमता है, मतलब विकसित होने की कुल क्षमता वह कितनी है? तो 61,660 मेगावाट है। कितनी है? 61,660 मेगावाट है। और पहला स्थान यदि हम बात करें कि पहला स्थान कौन से राज्य को प्राप्त है, तो पहला स्थान प्राप्त है राजस्थान को। किसको प्राप्त है? राजस्थान को यहां पर प्राप्त है, आपको याद में रखना है। ठीक है ना, और इसकी जो कुल यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, तो दूसरा स्थान की यदि हम बात करें तो दूसरा स्थान को यदि हम देखें तो वह हो जाता है हमारा बायोमास में। किसमें? बायोमास में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा स्थान प्राप्त है। वहीं पर यदि 8वें स्थान की बात करें तो जो 8वां स्थान है वह है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 8वां स्थान पवन ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश को प्राप्त है, आपको याद में रखना है। ठीक है ना, तो सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त है। इसी के साथ ही जो पन बिजली परियोजनाएं हैं, कौन सी परियोजनाएं? पन बिजली परियोजनाएं, इसमें भी मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसमें भी मध्य प्रदेश को 4th रैंकिंग यहां पर प्राप्त है। कौन सी रैंकिंग प्राप्त है? तो 4th रैंकिंग प्राप्त है। इस प्रकार 8वां जो प्रश्न है सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश को है चौथा स्थान प्राप्त। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहर सिंचाई का योगदान कितना प्रतिशत है? ठीक है ना, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो टोटल सिंचित क्षेत्र है उसमें नहर सिंचाई का योगदान कितना है? ठीक है, पहला है ऑप्शन आपके लिए 66.9, दूसरा है 70.9, तीसरा है 12% और तीसरा है 3.2%। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। मध्य प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहर सिंचाई का योगदान कितना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो यहां पर 17.9, ये क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई का प्रतिशत हो जाएगा। नहर सिंचाई कितनी है मध्य प्रदेश में? तो 17.9%। कुल सिंचित क्षेत्र के 17.9% क्षेत्रफल किससे सिंचाई होती है? नहरों के माध्यम से
सिंचाई होती है। वहीं पर यदि बात करें कि सर्वाधिक जो नहर सिंचाई होती है वह किससे होती है, वह होती है तवा नहर परियोजना से। किससे होती है, तवा नहर, तवा नदी पर जो बांध बनाए गए हैं, तवा बांध जिसे कहते हैं हम, उससे निर्मित जो नहर है उससे सर्वाधिक प्रदेश में सिंचाई होती है। वहीं पर यदि हम बात करें 66.9, तो यह जो सिंचाई क्षमता है वह है कुएं और नलकूप से। किससे है, कुएं और नलकूप से प्रदेश में सिंचाई क्षमता है, याद रखिएगा। किससे है, प्रदेश में कुएं और नलकूप से 66.9% क्या होती है, सिंचाई होती है। और इसके माध्यम से सिंचाई होती है वह मालवा और निमाड़ रीजन में होती है। कहां होती है, मालवा और निमाड़ में, याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब हम बात करें कि जो 12% सिंचाई है वह किससे होती है, अन्य जल स्रोतों से होती है। किससे होती है, अन्य जो जल के स्रोत है उससे कितने प्रतिशत सिंचाई होती है, तो 12% यहां पर सिंचाई होती है, आपको याद में रखना है। और यह जो सिंचाई है यह होती है रीवा, सतना जैसे जिलों में यह सिंचाई होती है। कहां होती है, रीवा सतना वाला जो रीजन है वहां पर, डिंडोरी वाला जो रीजन है इसके माध्यम से सिंचाई होती है। और वहीं पर यदि हम बात करें 3.2 या 3.2, तो इसके माध्यम से तालाब के माध्यम से सिंचाई होती है। किसके माध्यम से, तालाब के माध्यम से सिंचाई होती है। और यह जो सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में मंडला और कहां होती है, बालाघाट में। कहां होती है, मंडला और बालाघाट में इसके माध्यम से सिंचाई होती है, आपको याद में रखना है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र में नहर सिंचाई का कितना योगदान है, तो नहर सिंचाई का योगदान है 17.9%। कितना है, 17.9% नहर सिंचाई का योगदान है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, देश का हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, ठीक है ना। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, ठीक है ना। तो पहला है ऑप्शन आपके लिए बुरहानपुर, दूसरा है सतना, तीसरा है रीवा और चौथा है कौन सा, इंदौर। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें, प्रदेश का हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा हमारा बुरहानपुर, ठीक है ना। बुरहानपुर जो है भारत का या देश का पहला हर घर जल क्या है, प्रमाणित जिला है। याद में, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि बुरहानपुर में प्रत्येक घर में पेयजल की आपूर्ति, या हम कहें कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए नल कनेक्शन जो है प्रदान कर दिए गए हैं। और यदि दूसरे जिले की हम बात कर रहे हैं प्रदेश का, तो वह है निमाड़ी। कौन सा है, निमाड़ी है, ठीक है ना। और इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण, ठीक है ना, मध्य प्रदेश को जो है वर्ष 2022 का क्या प्राप्त हो चुका है, तो जल पुरस्कार प्रदेश को यहां पर प्राप्त हो गया है, आपको याद रखना है। क्या प्राप्त हो गया प्रदेश को, जल पुरस्कार यहां पर प्राप्त हो गया है प्रदेश को, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। प्रदेश का हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, तो वह है हमारा बुरहानपुर, ठीक है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना कब प्रारंभ की गई, ठीक है ना। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें कि मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन है आपके लिए 2011, 2010, 2013 और 2012, ठीक है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। When was the Chief Minister Urban Infrastructure Development Scheme started? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा डी, 2012। तो मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, ठीक है ना,
कब प्रारंभ की गई? तो 2012 में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 2012 में प्रारंभ की गई। और इस योजना के माध्यम से जो शहरों का विकास है, किसका विकास? शहरों का विकास वह किया जाएगा 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में या 3 फेज में शहरों का विकास किया जाएगा। कितने फेज में किया जाएगा? तो 3 चरणों या 3 फेज में शहरों का विकास यहां पर किया जाएगा, ये आपको याद में रखना है, ठीक है ना। अब इसके माध्यम से क्या होगा? अब इसके माध्यम से शहरों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है ना। उचित तरीके से सड़कों का निर्माण किया जाएगा, पार्कों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो ब्रिज हैं, ठीक है ना, उनका भी निर्माण किया जाएगा। ये सभी चीजें किसके अंतर्गत दी जाएंगी? तो मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत की जाएंगी। और इस योजना में जो मुख्य केंद्र बिंदु है या ऐसे शहरों को रखा गया है जो पर्यटन क्षेत्र से संबंधित हो। किससे संबंधित हो? पर्यटन से संबंधित हो, या जहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे क्षेत्रों को केंद्र बिंदु के रूप में रखा गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह जो सेशन है हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ये सेशन आपको कैसे लगा आप कमेंट कर हमको जरूर बताएं। और एक चीज याद रखिएगा, जो हमारे सेशन है मतलब जो एमसीक्यू सीरीज है वह टॉपिक वाइज चल रही है। मतलब यहाँ पर जो पहला टॉपिक था हमारा वह एग्रीकल्चर संबंधित था, दूसरा जो टॉपिक था वह हमारा इंडस्ट्रीज और एमएसएमई संबंधित था, और जो तीसरा टॉपिक है हमारा वह संबंधित था अधोसंरचना विकास से। मतलब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे रैंडमली। यहाँ पर कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू आपके लिए नहीं लाया जाएगा। कहां से करवाया जाएगा? टॉपिक वाइज जो टॉपिक है उसके अंतर्गत ही आपको एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सेशन कैसा लगा हमको कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू।